देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम क्या है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर चैप्टर का आप लोग को सारांश करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम लोग जो करने वाले हैं डियर स्टूडेंट काफ़ी आसान लैंग्वेज में करने वाले हैं, और आपको ये गारंटी है कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, और सभी विद्यार्थी पूरा देखिए, क्योंकि 5 नंबर का बात है। पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, या तो आपको यहाँ पर भी नंबर दिख रहा होगा। चलिए देखो, अर्धनारीश्वर है दोस्तों, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। पहले जान लीजिए अर्धनारीश्वर के बारे में। देखो, अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा अंग दोस्तों स्त्री का, आधा अंग पुरुष का, अर्थात आधा अंग शिव का और आधा अंग दोस्तों क्या पार्वती का है। देखो, प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर ने की है। यानी कि दोस्तों जो प्रस्तुत निबंध है अर्धनारीश्वर, जिसके रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत के मितकीय प्रतीक है। यानी कि मितकीय प्रतीक है दोस्तों अर्धनारीश्वर, जिसमें दिनकर ने अपना मनचिता यानी कि कल्पित यानी कि मनचिता जो होता है कल्पित आदर्श को निरूपित किया है। कल्पित मतलब होता है कल्पना किया हुआ, अपने मन को दोस्तों निरूपित किया, मन के चित्त को। यहाँ से कहा जाता है कि मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। यानी कि दोस्तों मूलतः अर्धनारीश्वर है वो भगवान शंकर यानी कि शिव जी और पार्वती का कल्पित रूप यानी कि कल्पना किया गया एक रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग स्त्री का है। यानी कि जिसमें दोस्तों अर्धनारीश्वर, उसमें आधा अंग दोस्तों क्या नारी का है, आधा अंग दोस्तों पुरुष का है। कहा जाता है कि अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। हम लोग भेद करते हैं कि स्त्री ये है वो है, पुरुष ये है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक है, एक दूसरे की आवश्यकता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष मिल करके हैं ये समाज को चला रहे हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि पुरुष में नारियों का गुण आ जाए तो इसकी मर्यादा कम नहीं होते। यानी कि अगर कोई पुरुष है उसमें कोई नारियों का गुण आ गया है तो इससे उसकी मर्यादा हीन नहीं होती है, बल्कि उनकी गुणों में वृद्धि होती है। यानी कि लेखक यहाँ से कहना चाहते रामधारी सिंह दिनकर, यदि कोई पुरुष है, मान लीजिए कोई पुरुष है, अगर उसमें नारियों का गुण आता है, नारियों का गुण आता है तो उसके गुण में दोस्तों क्या है, वृद्धि है। इससे अच्छा संकेत है कि नारियों के दोस्तों गुण उसमें आया। देखो समझना ध्यान से। लेकिन कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। यानी कि जो कृषि का जो आविष्कार हुआ उससे क्या हुआ दोस्तों, आपका नारी था दोस्तों, उसकी दोस्तों पराधीनता आरंभ हो गई। मतलब क्या पराधीनता, मतलब कि वो घर का काम करने लगी। यानी कि वो घर का काम करते थे या पुरुष बाहर का काम करता था। जिंदगी 2 भागों में बट गई, नारी घर में, पुरुष बाहर रहने लगा। यानी नारी घर का काम यानी कि बर्तन खंगालना, उसको करना, ये करना, खाना बनाना पीना ये सब करना, और बाहर में पुरुष का काम हो गया पैसे कमा करके अनाज की उत्पत्ति करके अपने पत्नी को ला करके, नारी को ला करके देना। दोनों अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए, यानी कि दोनों अपने कर्तव्यों से अलग हो गए। यानी स्त्री लोग रहेगा वो घर में रहेगा, पुरुष रहेगा वो बाहर जाएगा। जाहिर सी बात है। देखो यहाँ से कहा जाता है कि नर कर्कश कठोर हो गया। नर माने कि क्या हुआ, आदमी लोग जो हुआ, पुरुष जो हुआ कर्कश और कठोर हो गया। युद्धों में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उनका क्या होता। यानी कि जैसे कि आप लोग देखें युद्ध चला दोस्तों महाभारत का, तो उसमें क्या था दोस्तों, नर यानी कि कृष्ण भगवान और पांडव और कौरव थे, वो सब क्या किए, लड़ाई को बढ़ा दी। अगर लड़ाई जो होते वो इन स्त्रियों के बीच होती तो वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्त्रियां जो होती है मन के स्वभाव, शांत स्वभाव से बात करती है। वहीं पुरुष को आप लोग देखो तो ये वो कर देंगे, आप लोग जानते होंगे उनका क्या होगा। ये नहीं सोचते हैं कि उन सिंदूर वालियों का फिक्र नहीं है, जिनका पति है, उनकी पत्नियां हैं, उनको ये फिक्र नहीं होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पत्नी का क्या होगा, ये सब नहीं सोचते हैं। कहते हैं दिनकर जी कहते हैं कि
कौरवों में स्वाधीनता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर के कुंती और गांधारी के बीच होती तो ये दोस्तों कल्पना की जा सकते थे कि महाभारत का युद्ध नहीं होता। यानी कि जो युद्ध हुआ मेरे प्यारे साथियों कौरव और पांडव के बीच, अगर ये युद्ध ना हो करके अगर ये युद्ध कुंती और गांधारी के बीच होती तो ये दोस्तों महाभारत का जो युद्ध हुआ ये नहीं होता। क्यों सर जी? तो को आपको पता है कि नारियां क्या होती है, एकदम शांत स्वभाव का होती है, एकदम ढीली आवाज में बात करती है, इन्हें किसी प्रकार का घमंड नहीं होता है, ये शांत स्वभाव से बात को प्रस्तुत करती है। वहीं पुरुष हुआ ये कर देंगे वो करते, आप लोग तो जानते ही हैं। चलिए इनके बीच दोस्तों महाभारत का युद्ध नहीं होता अगर दो स्त्रियों के बीच ऐसा झंझट होता तो। कहते हैं कि रामधारी सिंह के दिनकर इस निबंध में स्त्रियों को सम्मान बढ़ाने पर बल दिया है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर इस चैप्टर के माध्यम से स्त्रियां के सम्मान प्रतिष्ठा उनकी इज्जत को बढ़ाने को बल दिए हैं। उन्होंने नारी जाति को सम्मान की बात कही। यानी कि नारी जो होती है वो सम्मान लक्ष्मी के समान है, घर में पूजे जाने वाली एक लक्ष्मी का रूप है दोस्तों नारी, ठीक ना। यहाँ से कहा जाता है उन्होंने गांधी जी की पोती के द्वारा लिखित पुस्तक मेरी माँ की भी चर्चा की है, जिसमें पुरुष में उपस्थित नारियों को गुण, जैसे देखो पुरुष में उपस्थित क्या कौन सा गुण नारियों वाला होता है, जैसे देखो दया नारियों में होता है, क्षमा कर देना उनका काम होता है, इत्यादि को बताया गया है। दिनकर जी कहते हैं कि आज राजकाया तो रानी छाया के प्रतीत है। यानी कि दिनकर जी कहते हैं कि राजकाया है तो रानी दोस्तों छाया है के प्रतीत है, पुरुष धूप है तो नारी चांदनी है। यानी कि मतलब शीतल है, यानी कि पुरुष धूप है माने कड़ा धूप देने वाला, तो नारी चांदनी है ठंडा देने वाली, और पुरुष ग्रीष्म है तो नारी वर्षा ऋतु है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, देखिए कितना बेहतरीन तरीका से दिनकर जी ने नारियों को सम्मान दिया है ना डियर स्टूडेंट। काफी कमाल की बात है, कमाल का चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों। पीडीएफ नोट्स आप लोग जरूर लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना नाम जरूर बताइए और वहां से पीडीएफ नोट्स प्राप्त कीजिए। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोग इतना मेहनत किए, मेहनत का फल तो आपको अवश्य मिलेगा। फिर मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से हमें 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।